आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं दुनिया भर के सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी इस खास पेशकश में आज बात पाकिस्तान की नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की। जी हां, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी कंट्री की नई सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये पाकिस्तान की पहली सिक्योरिटी पॉलिसी है। इस दस्तावेज के 100 पेज के ऑपरेशनल पार्ट को सीक्रेट रखा गया है और बाकी के हिस्से को ही सरेआम जाहिर किया गया है। तो क्या है पाकिस्तान की नई सिक्योरिटी पॉलिसी और साउथ एशिया, खासकर हमारे मुल्क का इससे कितना सरोकार होगा, जानने के लिए आइए बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के प्रेसिडेंट एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता और साथ में है MPIDSA में रिसर्च फेलो प्रदीप सिंह गौतम। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में वेलकम है। तो सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पॉलिसी आखिर है क्या। अगर हम बात करें कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो कि अभी रिलीज़ की गई है, ये है क्या आखिर? ये पाकिस्तान ने एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, उनके चैलेंजेस, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, और बहुत सारे कंट्रीज़ इस तरह से वाइट पेपर इशू करते हैं अहम मुद्दों पर, तो उसी कड़ी में इसको समझना चाहिए। हमारे देश में इसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है जी। वो मुझे लगता है कि वाजिब नहीं है, क्योंकि पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं और उनके ऑफिशियल्स ने एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारी उस पर टिप्पणी में बहुत सारी चीज़ें कही हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए और परखा जाए तो इस पॉलिसी से कोई बदलाव नहीं आया है जी। कोई चेंज ऑफ हार्ट हमको पाकिस्तान में नज़र नहीं आता है। तो क्या इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान से इंडिया के रिलेशंस पे फ़र्क पड़ेगा, या पाकिस्तान की जो बिगड़ती हुई इमेज है दुनिया में उसकी पे कोई जो है उस पे कोई इम्प्रूवमेंट हो सकेगा, वो भी मुझे नज़र नहीं आता है जी। और इन सब के लिए पाकिस्तान खुद ही जो है उसको अपने को ब्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई सालों में, और जैसा हर में नज़र आ रहा है, अब अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में तालिबान को एक तरीके से सपोर्ट करते रहना जी। और ऊपर ऊपर ये भी दिखाना कि हम पाकिस्तान अमेरिका के साथ चल रहे हैं, अमेरिका से बहुत सारे पैसे लिए, तो इसलिए अमेरिका में बहुत रोष है। और दुनिया भर में जब भी कहीं भी टेररिस्ट इंसिडेंट की बात आती है तो उसमें कुछ ना कुछ पाकिस्तान जुड़ जाता है जी। तो मोटे तौर पे मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी बिल्कुल रॉक बॉटम है जी। और शायद उनको ये कोशिश है कि नई सिक्योरिटी पॉलिसी में अच्छी अच्छी चीज़ें कह के वो अपनी इमेज को थोड़ा सा इजाफा करेंगे, बेहतरी करेंगे, बट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। तो इमेज सुधारने की एक तरह से कोशिश की है पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं इस पॉलिसी के जरिए। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है आखिर ये पॉलिसी का। ये कहा जा रहा है कि इसके हार्ट में कहीं ना कहीं जियो इकॉनमी को कहीं ना कहीं रखा गया है। कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं? हाँ, मतलब ऐसा है कि इसमें बाकी सारी चीज़ें कंटिन्यूटी भी है, जो पुरानी चीज़ों के कंटिन्यूटी में काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं, और कुछ चीज़ें नई भी हैं जी। जो नई चीज़ें हैं वो भी बहुत नई नहीं हैं, इस तरीके से कि इसमें यह कहा गया है कि जियो इकोनॉमिक्स को हम बीच में रखेंगे। और जियो इकोनॉमिक्स को बीच में रखने का मतलब ये है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी, नेशनल पॉलिसी होगी, उसमें हम इकोनॉमिक्स को बीच में रख के और उसके किनारे किनारे अपने रिश्तों को गढ़ेंगे जी। और वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि हम इकोनॉमी पे जोर देंगे, और जो उससे सरप्लस जनरेट होगा, पैसे आएंगे, उसको फिर हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, मतलब जिसको हम हार्ड डिफेंस कहते हैं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मतलब फौज के ऊपर लगाएंगे और ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी लगाएंगे जी। अब इसमें है क्या कि ये बहुत पुरानी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। और अपने जनता पे ध्यान देना और उनके एजुकेशन पे ध्यान देना, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना,
और टैक्स सरप्लस जनरेट करके और उसको डिफेंस पे लगाना, ये कोई बहुत बहुत पुरानी बात है। पाकिस्तान के हिसाब से थोड़ा नई लग रही है जी। इससे 2 साल पहले जो वहाँ पे बाजवा साहब हैं आर्मी चीफ जी। उन्होंने भी लगभग 2 साल पहले यही बातें कही थी, जिसको हम अखबार में बाजवा डॉक्ट्रिन के नाम से कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो पुरानी चीजें हैं जो कि फिर से बोतल में पैक करके एक तरीके से थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया गया है जी। तो नयापन भी है, लेकिन बहुत ज्यादा नयापन नहीं भी है इसमें। जी, तो कुछ नयापन नहीं है, वही सारी पुरानी बातें दोहराई हैं पाकिस्तान से, कहा पाकिस्तान ने एक बार को कहा जाए तो। वीरेंद्र जी, क्या हाइलाइट्स हैं इस पॉलिसी के, आपने अगर आप बताएं। नहीं, आपने इकोनॉमी के बारे में सवाल पूछा जी। तो इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने कहा है कि एक तो इकोनॉमी पे ध्यान देना है कि सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक वेलबीइंग भी इम्पोर्टेंट है। तो मतलब ब्रॉडली उन्होंने जो है वो सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी की बात नहीं करी है, एक ओवरऑल देश की जो सिक्योरिटी होती है, फूड सिक्योरिटी, हर तरीके की सिक्योरिटी के बारे में बात करी है। एंड बहुत अच्छी चीज़ है कि इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं और साथ में बोलते हैं कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। लेकिन ये बात सिर्फ कोरी लिफाफेबाजी लगती है मुझे जी। क्योंकि पाकिस्तान में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देते और उनको लोगों की वेलबीइंग का ध्यान होता तो मिलिट्री पे इतना खर्चा नहीं होता। जी। और देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की बहुत एसिमेट्रिक सिचुएशन है। इंडिया पाकिस्तान से कम 7-8 गुना बड़ा कंट्री है, इकोनॉमी की बड़ी साइज है हमारी, तो हमारी हर चीज़ में होड़ नहीं कर सकते पाकिस्तान। जहाँ तक इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है क्योंकि पाकिस्तान में जो पूरी इकोनॉमी है वो एक कुछ चंद वेल कनेक्टेड वेल प्लेस्ड फैमिलीज हैं वही कंट्रोल करती हैं सारी इकोनॉमी, और जो कुछ बची रहती है वो मिलिट्री करती है कंट्रोल। तो वहाँ पे गरीब आदमी का और आम आदमी का कोई भी भागीदारी नहीं होती है और मुझे नहीं लगता है कि ये सिस्टम चेंज होने वाला है। और अगर वो आगे आने वक्त में अगर इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहें, मुझे ध्यान है कि जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे कई साल पहले तो उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी थी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करने के लिए उन्होंने कहा था कि इंडिया से जो है वो पीस करना ज़रूरी है जी। लेकिन मिलिट्री को ये बात पसंद नहीं आई और उनको हटाक से बाहर कर दिया गया। जी जी। प्रदीप जी, बात हो रही है कि इकॉनमी की, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने IMF से अभी 13वीं बार आई गेस लोन लिया है, तो आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, इस इकोनॉमिक जो जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे आयाम में उन्होंने पॉलिसी को बांटा है। उसमें से इकोनॉमिक चैलेंजेस को वो 3 पार्ट में देखते हैं। हाँ। पहला है जिसको वो कहते हैं एक्सटर्नल इम्बैलेंसेज। तो पहले ये समझ लेते हैं ये जो पॉलिसी है ये अभी अंग्रेजी में ही लिखी हुई है, उर्दू में तर्जुमा इसका नहीं निकला है जी। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये किन लोगों को एड्रेस्ड है, मतलब बाहर वालों को एड्रेस्ड है और अपने यहाँ एलीट को एड्रेस्ड है। जब ये इसको उर्दू में लिखेंगे, उर्दू प्रेस में इसकी बात चालू होगी, तब हम ज़्यादा बेहतर जगह पे पहुंच पाएंगे कि मतलब असल में पाकिस्तान में स्थिति क्या है। तो इसलिए बहुत बार हमको अंग्रेजी के टर्म इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि पॉलिसी अंग्रेजी में है। तो एक वो कहते हैं कि एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस जो है कंट्री के, दूसरा वो कहते हैं हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी और वर्टिकल इनइक्वालिटी। तो इसके तीनों का मतलब ये है कि एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस मतलब अगर सीधे सीधे कहें तो उनका पैसा नीचे जा रहा है, डॉलर उनके पास है नहीं, इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, तेल के दाम अभी भी ऊपर ही हैं। ये सारा कुछ देखते हुए बेसिकली वो अपना खर्चा मीट नहीं कर पा रहे, और ख़ासतौर पे फॉरेन अकाउंट पे। उसकी वजह से उनको बार बार या तो IMF के पास लोन लेने के लिए जाना पड़ता है, या सऊदी अरेबिया के पास जाना पड़ता है, या चीन के पास जाना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका पिछले 2-3 साल से पहले जैसे पैसे दिए करता था ग्रांट के रूप में, एड के रूप में, वो देना बंद कर दिया है। तो ये जो 13वीं बार वो IMF के पास गए हुए हैं, तो IMF बेसिकली जिसको वो प्री कंडीशंस कहता है, कुछ कंडीशंस कहता है आपको पूरा करने के लिए। उसमें वो कहेगा, नॉर्मली वो सब के देश के लिए एक ही होती हैं लगभग, आपके हिसाब से वो थोड़ा सा अंतर कर देते हैं। आपको टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाना है, आपको टैक्स रिफॉर्म लाने हैं, मतलब कर सुधार करना है, टैक्स की चोरी बचानी है। पाकिस्तान में एक सर्कुलर डेट कहते हैं, उनके मतलब बिजली विभाग में दिक्कतें हैं, वो 4-5-7 चीज़ें हैं जो उनको ठीक करने के लिए कहते हैं। बट वो सारे काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विल, ताकत और पॉलिटिकल कैपिटल लगती है। वो पाकिस्तान आज तक कर नहीं पाया है जी। तो अभी पिछले बार नवंबर में इसी वजह से
आईएमएफ ने उनके प्रोग्राम से उनको निकाल दिया था बाहर कि वो जो कंडीशंस थे वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। अभी पाकिस्तान फिर से उस $6 बिलियन के लिए उसको आईएमएफ ने ले तो लिया है, लेकिन आज की तारीख में आईएमएफ उनसे फिर वही कह रहा है कि आप उन शरायतों को पूरा करके आए जी। और वो शरायत पूरा नहीं कर पाते थे। पहले क्या होता था कि अमेरिका से कुर्बतें उनकी ऐसी थीं कि कहीं ना कहीं उनको एक चीट को मतलब पास मिल जाया करता था, और अमेरिका अफगानिस्तान में भी बैठा हुआ था। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने से, भारत का भी थोड़ा कड़ा रुख अपनाने से, और जो जैसा अभी सर ने बताया जो टोटल दुनिया में माहौल बन गया है टेररिज्म को लेकर और पाकिस्तान की जो इमेज बन गई है, आज के डेट में उनको उस वजह से आईएमएफ से डील करने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आईएमएफ आज के डेट में जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से डिसीजन नहीं ले रहा। उनको कह रहा है वो सारे शरायत पूरे करने के लिए, वो पाकिस्तान पूरा नहीं कर पा रहे। उसी में इमेज मेकओवर के में एक कागज को भी आप समझ सकते हैं थोड़ा सा करना भी चाह रहे होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इमेज मेकओवर के रूप में एक इंटेंशन दिखाने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी निकाली है। जी, अगर हम इस पॉलिसी की बात करें वीरेंद्र जी, तो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं या जो इमर्जिंग इंडिया है, इसके लिए आप किस तरह से देखते हैं इस पॉलिसी को? क्या कुछ है उनके लिए इसमें? भाई ऊपरी तौर पे देखिए तो उन्होंने कहा है कि वो इंडिया से पीसफुल रिलेशंस चाहते हैं। कुछ टिप्पणियों में आया है कि पाकिस्तान अगले 100 सालों तक इंडिया से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, पीसफुल रिलेशंस चाहता है। लेकिन कोई नया बदलाव मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इंडिया के रिलेशंस में बोला कि पीसफुल रिलेशंस चाहते हैं ऑन द कंडीशन कि कश्मीर का रेजोल्यूशन हो जाए। जी, कश्मीर का रेजोल्यूशन हम भी चाहते हैं। जी, आपको मालूम है कि कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, और चूंकि पूरा कश्मीर एक तरीके से इंडिया का है और उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग टेक्निकल लीगल ग्राउंड है जिसमें कि हमारा क्लेम है पाकिस्तान पूरे कश्मीर के ऊपर, तो हमारे हिसाब से जो अनरिजॉल्व मैटर है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको वापस इंडिया में आना है। जी। तो कश्मीर का मुद्दा है, हम भी चाहते हैं उसको रिजॉल्व करना, और हम चाहते हैं बायलैटरली उसको बातचीत करके निकाला जाए। लेकिन बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान अपना रवैया और रुख नहीं बदलेगा। जी। अगर एक तरफ से पाकिस्तान हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाता है, टेररिज्म का इस्तेमाल अपने स्टेट पॉलिसी में करता है, जी, अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इंडिया हम दूसरे देशों में करता है उसकी बात हम नहीं करना चाहते, लेकिन इंडिया में ज़रूर जो है वो एक इस टेररिज्म को एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की तरह से इस्तेमाल करता है, और हमारे यहाँ पे इंडिया में टेररिज्म प्रमोट करता है। तो हमने ये स्टैंड लिया है कि जब तक ऑन द ग्राउंड हमें इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता, जब तक कि पाकिस्तान का एक सिंसियर बदलाव हमको नजर नहीं आता, तब तक बातचीत करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो हमारे यहाँ बम फोड़वा रहे हैं, जी। तो उसमें कोई बातचीत नहीं होती है। और इंडिया से रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, लेकिन टिप्पणी में अगर इनकी डॉक्यूमेंट में देखा जाए तो बहुत सारी बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल, एतराज़ वाली चीज़ें उन्होंने कही हैं। आप कहें तो मैं एक दो जैसे चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि रिलेशंस अच्छे चाहते हैं, हाँ। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, जब तक वो रहेगी तब तक रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकती है। जी। तो ये बहुत ही ऐतराज़जनक चीज़ है। जी। हमारे यहाँ जो प्रेजेंट सरकार है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से वो इलेक्टेड होके आई है, तो उसकी लेजिटिमेसी है पूरी। अब पाकिस्तान हमारे लिए ऐसी बातें करता है, जबकि अगर पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांक के देखे तो पाकिस्तान में क्या सरकार है। इमरान खान की जो पार्टी है और इमरान खान की खुद पाकिस्तान में क्या पॉपुलैरिटी है सबको मालूम है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। Exactly. सबको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान में उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है क्योंकि मिलिट्री ने उनको वहां पे बिठा दिया है। तो पाकिस्तान की ऐसी सरकार को हमारे यहाँ टिप्पणी करें कि हमारे यहाँ जब तक ये सरकार है तब तक, उनका उसमें कोई मसला ही नहीं है। इंडिया में वो सरकार होगी जो मैं चाहता हूँ, बिल्कुल, जो इंडिया का आवाम चाहता है। बिल्कुल।
तो उसमें कोई दूसरे देश हमारे को ये पॉइंट आउट करे कि इंडिया से हम दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया से दोस्ती तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इंडिया में ये सरकार बैठी हुई। तो ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल, और इससे साफ नजर आता है कि उनको हमारे साथ पीस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जी प्रदीप जी, पहले भी कई बार ये कहते रहे हैं इमरान कि हिंदुत्व ड्रिवन पॉलिटिक्स होती है इंडिया में, जिससे कि उनके देश को खतरा है। तो ये हमारा देश का मसला है, हमारे देश में सरकार बन रही है, इसमें आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इमरान खान साहब की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जैसे वो आए हैं, सबसे पहले उनके दो धड़े हैं जिनको उनको खुश रखना है। एक है आर्मी और दूसरे रिलीजन का कार्ड, बेसिकली मजहब का कार्ड पाकिस्तान में चलता है, तो उनको खेलना है। अब आर्मी से एक सेम पेज करके एक टर्म चलता था, तो अभी सेम पेज से थोड़ा सा लगता है जैसे पेज अलग अलग हो गया है, और कहीं कहीं पे दिखने लगा है कि आर्मी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है उनसे। और खुश इसलिए नहीं है क्योंकि आर्मी उनको ये सोच के लाई थी कि ये पैसे लेके आएंगे, इकॉनमी की हालत बेहतर हो जाएगी, और जो पैसे बढ़ेंगे तो उसी का हिस्सा बढ़ के केक का आर्मी को भी मिलेगा। इकॉनमी पे ये बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाए। जब इकॉनमी पे डिलीवर ये नहीं कर पाएंगे तो इनको वापस मजहब पे जाना पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे कि ये पुतिन साहब को फोन करेंगे और कहेंगे कि हमने बधाई दी है कि इस्लामोफोबिया पे उन्होंने बहुत अच्छा कुछ कह दिया, या पूरे दुनिया में इस्लामोफोबिया के हम चैंपियन हैं, इस्लाम के चैंपियन है। तो ये एक पॉलिटिक्स उनकी चलती रहती है। तो क्योंकि उनको उसी चश्मे से देखना है, और भारत के साथ अभी डीलिंग में उनको ये दिक्कत आ रही है कि थोड़ा सा आज की डेट में हम वस्तु स्थिति पे उनसे डिलीवरी ज्यादा मांग रहे हैं, उनकी बात पे कम जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि अगर जैसे उन्होंने जैसे एक पॉलिसी निकाल दी, तो अगर हम उनके मतलब टर्म को यूज करें थोड़ा, तो पाकिस्तान में उसको चूरन बेचना कहते हैं, तो उस पर आदमी उसके पीछे लग जाता था, या जैसे कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाता था। आज उनसे ये कहा जा रहा है कि आप पॉलिसी जो भी निकालना है, बोलना जो भी वो आप करते रहिए, लेकिन आप जो करेंगे हम उस हिसाब से आपसे डील करेंगे। वॉक द टॉक, वॉक द टॉक। तो इस वजह से ये सब हिंदुत्व और ये सब टर्म निकाल के, ये हमारा इंटरनल मैटर है। हाँ। जैसा सर ने कहा, एक लेजिटिमेट इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और 303 एमपी की मेंबर पार्लियामेंट की सरकार है, तो इसमें किसी बाहरी को उस पर क्या कमेंट करना है? तो ये सब बातों का कोई मतलब नहीं निकलता, थोथी बातें। इसी वजह से और भी मतलब पाकिस्तान को और उसकी इन कागजों को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। जी, न्यूक्लियर डिटरेंस पर वीरेन जी क्या कुछ कहा गया है इस पॉलिसी में? पाकिस्तान न्यूक्लियर डिटरेंस को लेके बहुत उछलता है, और उनको एक कॉम्प्लेसेंसी है, उनको एक ये रहता है कि चूंकि न्यूक्लियर डिटरेंस है तो वो इंडिया में कुछ भी हरकतें कर सकते हैं। जी। पिछले कई सालों में उन्होंने पीरियडिकली हर 1 साल 2 साल में एक बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट को प्रमोट किया, और हम लोग कुछ मजबूरी की वजह से उस पर हमने बातें करी, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हमने लॉन्च करने की कोशिश करी, बट कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान के खिलाफ। तो उससे पाकिस्तान और एम्बोल्डन होता गया कि न्यूक्लियर डिटरेंस है, तो इंडिया उनकी न्यूक्लियर डिटरेंस से डर के कोई बात को आगे नहीं बढ़ाता है। लेकिन आपको मालूम है, पुलवामा में जब हमारे वहाँ पे अटैक हुआ और हमारे 40 के करीब सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, तो उसके बाद इंडिया में नहीं रोका गया, और हमारे सरकार ने डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक उनके टेररिस्ट कैंप पे करवाई। तो अब उनको हमने एक नैरेटिव चेंज कर दिया कि न्यूक्लियर डिटरेंस है, हम उसको नहीं नकारा कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से अगर हमारे यहाँ वो कुछ इंसिडेंट करेंगे तो हम भी उसका करारा जवाब देंगे। न्यूक्लियर डिटरेंस, तो देखिए हमारे जहाँ तक सवाल है, हम जब तक कि हमारे यहाँ अटैक नहीं होगा न्यूक्लियर से, तो हम न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। और हमारा जो न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम है वो प्योरली डिफेंसिव पर्पस के लिए है। हमको, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से अपने आसपास के मुल्कों को या और किसी मुल्क को डराएं धमकाएं। हमारा कोई भी ऑफेंसिव पर्पस नहीं है उसमें। जी प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे इस पर? जो पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को लेकर के, क्या स्टैंड है उसका? देखिए, स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी को लेके एक कन्वेंशनल
वॉर की सिनेरियो हो गया, और दूसरा अनकन्वेंशनल, जिसको न्यूक्लियर वॉर का सिनेरियो कहते हैं। तो कन्वेंशनल में उन्हें, उनका ये कहना है कि किसी तरीके का एक बैलेंस इंडिया और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में हुआ करता था उनके हिसाब से। पहले भी कोई बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं था, क्योंकि आप अगर 65 की लड़ाई देख लें, 71 की लड़ाई देख लें या 99 की लड़ाई देख लें, तो भी कोई बराबरी की हालत कभी नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है, भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते चली जा रही है, तो वो जो डिफरेंशियल है, वो जो गैप है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। दूसरी बात है कि फिर हमारा जो पूरा कन्वेंशनल जो सुपीरियोरिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। तो वो इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है, और थोड़ा सच्चाई भी है, कि वो भी एक स्ट्रेटजिक इंस्टेबिलिटी कॉज कर सकता है। भाई हकीकत ये है कि आप अगर मान लीजिए आपकी इकोनॉमी हमसे 1/10 है, पॉपुलेशन हमसे 1/6 है, तो भारत एक बड़ा देश है, वो दुनिया को दूसरे तरीके से देखता है। हमारे खतरे अलग हैं, हमारे एस्पिरेशन अलग है, हमें जाना अलग जगह पे है। तो अगर वो ये कहें कि हम पाकिस्तान के साथ फंसे रहेंगे और वो स्टेबिलिटी, मतलब टैंक बाई टैंक और जहाज बाई जहाज मेंटेन करना चाहें, तो वो न कभी थी और आगे न कभी होने वाली है। न्यूक्लियर इशू का जहां तक बात है, जैसा सर ने कहा कि इंडिया की एक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमेशा रही है, और ये वैसे भी डिटरेंस के वेपन है, मतलब एक दूसरे को दिखाने की है, वॉर को रोकने के वेपन है। लेकिन पाकिस्तान ने एक स्पेस जनरेट करने की कोशिश की थी कि क्योंकि अब दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और न्यूक्लियर हथियार में इतना नुकसान हो जाता है जो कि कोई ले नहीं सकता जी। तो इस वजह से दोनों में युद्ध नहीं हो सकता, और युद्ध नहीं हो सकता, इस वजह से हम उसके नीचे टेररिज्म करते रहेंगे। तो वो बालाकोट और उनके थ्रू हमने उनको समझा दिया है कि नहीं, न्यूक्लियर वॉर के नीचे और कन्वेंशनल वॉर के भी नीचे आपको हम दुख और कष्ट पहुंचाने, अगर आप हमें कष्ट पहुंचाओगे तो हम आपको उससे ज़्यादा कष्ट पहुंचाने का मादा रखते हैं। जी वीरेंद्र जी, ऐतराज़ पाकिस्तान ने ये भी जताया है कि इंडिया को फ़ायदा मिलता रहा है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप और नॉन प्रोलिफेरस रूल्स में एग्जेम्पशन उनको जो मिला है, उससे इंडिया को बहुत फ़ायदा मिलता है। देखिए, इंडिया का रिकॉर्ड खुद बात कर सकता है। इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए, वो अपने डिफेंसिव पर्पसेस के लिए किया। हमारे इर्द गिर्द न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमको चाइना से बहुत थ्रेट है, और हमारा अनरिजॉल्व बॉर्डर है। हमारी लड़ाई हो चुकी है 62 में। तो उस थ्रेट को, चाइना से जो हमारे को थ्रेट है, उसको नकारा नहीं जा सकता है जी। और इस वजह से हमने बहुत सालों तक इंटरनेशनल फोरम्स में इस बात के लिए हम लड़े रहे, जुड़े रहे कि न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते थे। मैं खुद इन कामों में इन्वॉल्व था। विदेश मंत्रालय में जब मैं डायरेक्टर डिसआर्ममेंट था, तो इसके बारे में बहुत जद्दोजहद होती थी, बहुत बातें होती थी, और हमारा एक क्लियर स्टैंड था कि न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म हो जाने चाहिए। लेकिन जब दुनिया के देश जो हैं इस बात के लिए डिस्कशन के लिए भी तैयार नहीं होते थे, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा कि हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पड़े। लेकिन हमने न्यूक्लियर वेपन का ऑप्शन ओपन रखा। हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, बहुत सालों से है टेक्नोलॉजी, और उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। लेकिन हमारे ऊपर दुनिया कोई भी उंगली नहीं उठा सकता कि हमने प्रोलिफरेशन में कहीं पे भी कोई गलत काम किया हो। तो इंडिया का नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड हैज़ बीन मोस्ट इम्पेकेबल, जबकि पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पाकिस्तान चारों तरफ से जो है वो चोरी चपाड़ी करके उन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बनाया। तो पाकिस्तान को इंडिया से हर चीज में कंपैरिजन नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की, जैसे गौतम जी ने बोला कि हमेशा जो है वो पाकिस्तान इंडिया की पैरिटी नहीं है। आप कंट्री का साइज देखें, पॉपुलेशन का साइज देखें, इकोनॉमी का साइज देखें, हमारा पोटेंशियल देखें, आज हमारी दुनिया में इमेज क्या है और पाकिस्तान की इमेज क्या है। कई दफ़ा इस डॉक्यूमेंट में भी ये बात करिए कि इंडिया ने बहुत आर्म्स बिल्डअप कर दिया है, नए आर्म्स खरीदे हैं, तो उससे पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ता है। ऑब्वियसली प्रेशर पड़ता है। अगर पाकिस्तान ये सोचेगा कि पाकिस्तान को हर इंडिया में जो नया जहाज आया, हर नया टैंक लिया, उसको पाकिस्तान को बराबरी करनी है, तो जरूर प्रेशर आएगा। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, और शायद समझते हैं, ये सिर्फ ये कहने की बात है क्योंकि ये प्रेशर हम पे क्रिएट करना चाह रहे हैं। इंडिया के पास दो फ्रंट हैं जी। इंडिया
सिर्फ पाकिस्तान तो बहुत एक छोटी समस्या है, इंडिया के लिए बड़ी समस्या है चाइना। और कुछ पिछले कई सालों में आप देख रहे हैं कि चाइना से हमारी टेंशन भी चल रही है बॉर्डर जी, पे। जी। तो हमारे को जो मेन थ्रेट है वो चाइना से है, और पाकिस्तान को इस बात को दिमाग में पूरा अच्छी तरह से घुसाना पड़ेगा कि अब जो है वो पिछले का जमाना नहीं है। अब इंडिया पाकिस्तान हाइफन हमेशा करना वो बात नहीं चलती है। ना तो इंडिया इसके लिए तैयार है और ना ही दुनिया तैयार है। जी जी, दुनिया की बात कर रहे हैं आप, वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पुराना ज़माना नहीं है। प्रदीप जी, अगर हम इस पॉलिसी को देखें, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को, तो क्या एडवांटेजेस पाकिस्तान को मिलेंगे इससे, और क्यों ज़रूरत आज के चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो में पाकिस्तान को पड़ी इसकी? देखिए, इस पे एक वो टर्म यूज़ करते हैं, एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं इस पॉलिसी में कि हम कोई किसी कैंप पॉलिटिक्स में, कोट एंड कोट किसी कैंप पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। ये उनको कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हम इस खित्ते को देखें तो साउथ एशिया में वो पहले और आखिरी ऐसे कंट्री थे जो 1954 में ही सिएटो सेंटो के ट्रीटी एलाइज थे अमेरिका के जी। उस समय जाके वो बन गए थे। उसके हिसाब से उनको फायदे भी हुए, बहुत पैसे मिले उन्हें अमेरिका से, और नुकसान उस तरीके से हुआ कि भाई वो एक फ्रंटलाइन स्टेट थे, और अफगानिस्तान जो पहला जिहाद हुआ 1980 का पूरा कैंपेन हुआ, उसके वो मेंबर बने। अब आज उनकी स्थिति ये है कि धीरे धीरे करते करते फिर उनका मनमुटाव होने लग गया अमेरिका से बहुत सारी चीज़ों को लेके, लेकिन बेसिकली अफगानिस्तान को लेके मनमुटाव होने लग गया। और अमेरिका की भी जो साउथ एशिया में इंटरेस्ट है, इस खित्ते में इंटरेस्ट बदलने लग गया था उनका जी। ये देखते हुए वो चाइना के पास गए। अब चाइना का जो CPEC जिसको कॉरिडोर कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, जिसमें 58-60 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होना है, पूरा हुआ नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें नींद से जगाया तो नहीं? नहीं, मैं जाग ही रही हूँ। और मुजफ्फर? वो उसे बस मैंने अभी सुलाया है। हसीना, तुम आई मुझे बहुत अच्छा लगा। जी चाह रहा था कि तुम्हें और मुजफ्फर को हमेशा के लिए बस यहीं रोक लूं। खाली हूं और कुछ नहीं कहूंगी? कुछ कहने की जरूरत है क्या? जरूरत है हसीना, बहुत कुछ कहना है तुमसे और बहुत कुछ सुनना है तुमसे। वो खूबसूरत लम्हे जो हमारे हाथों से फिसल गए हैं, उन्हें एक बार फिर बटोर कर जी लेना चाहता हूं मैं। इंशाअल्लाह। सच हसीना, मैं तुम्हें और मुजफ्फर को बहुत मिस करता हूं, लेकिन शायद ये मेरे ही गुनाहों की सजा है जिसके खत्म होने का मैं इंतजार कर रहा हूं। सजा नहीं, ये हम दोनों का इम्तिहान है सिकंदर। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। पता है, अब्बू को पता चल गया कि मैं और मुजफ्फर आपके घर आए थे। फिर? उसके बाद से अब्बू खामोश है, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने मुझसे। सिकंदर, उनकी खामोशी मुझसे सहन नहीं होती है। उन्हें नाराज होने का पूरा हक है हसीना, तुम फिक्र मत करो, मैं वहां आकर मनाऊंगा उन्हें। ओके? जी। और अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ और मुजफ्फर को मेरा प्यार देना। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। आपके अब्बू ने बहुत सारा प्यार भेजा है आपके लिए।